बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 नवंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले समंदर पार पाकिस्तानियों से गुजारिश। डी चौक के कत्लेआम के नतीजे में निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों की जो शहादत हुई, उस पर मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इन शहीदों और इनके ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती के लिए कल पूरी दुनिया में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में मौजूद जो पाकिस्तानी एम्बेसीज़ हैं, उनके सामने इन शहीदों और इनके ख़ानदानों से यकजहती दिखाते हुए इनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करें, जिससे एक तो इनके साथ यकजहती का पैगाम जाएगा और दूसरा पूरी दुनिया को भी ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरह से रियासत ने, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के टॉप जनरल्स जो हैं, उनके अहकामात पर किस तरीके से निहत्ते मासूम लोगों को गोलियां मारकर भूना गया और उन्हें शहीद किया गया, और अब उनकी लाशें भी चोरी कर ली गई हैं। उनमें से बहुत सारों को लाशें नहीं दी जा रही। मैं इसके बाद बीबीसी की स्टोरी की तरफ आऊँगा। बीबीसी ने आज एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि होशरुबा किस्म की एक स्टोरी की है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट, इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 11 बज चुके हैं, और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो पहले आपके सामने रख दूँ। कि पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी को अब गिरफ्तार करने का नैब ने फैसला किया है। ये मीडिया ब्रेक कर रहा है खबर, और मीडिया बता रहा है कि नैब की टीमें जो हैं वो रवाना हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। इससे जो मैं पिछले कई दिन से आपके सामने रख रहा था कि बुशरा बीबी जो है उनको टारगेट किया हुआ है, और इस वक्त वो दर्द सर बनी हुई हैं, क्योंकि उनको मैनेज नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। इससे पहले जो हमारे धरने या हमारे एहतजाज होते थे, उनमें आपने देखा था कि इस तरीके का पैनिक नहीं होता था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे कि उन्हें पहले से ही एतमाद होता था कि हम मैनेज कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। इस बार जब बुशरा बीबी आउट ऑफ सिलेबस आई, अब तो ये सबके सामने है कि उनका आने का कोई प्रोग्राम नहीं था या उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रखी थी। आखिरी लम्हे वो खुद से अकेली फैसला करके, वो जाहिर है उन्होंने खान साहब के साथ तो ये बात पहले कर रखी होगी यकीनन, लेकिन पार्टी में किसी को नहीं पता था, और उन्होंने ये अचानक फ़ैसला किया जिसको मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फ़ैसला था। वरना ये एहतजाज जो है ये बिल्कुल किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको इस्लामाबाद के अंदर ना पहुँचने देती। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि बुशरा बीबी इस वक्त टारगेट में है। एक तरफ तो उनके बारे में ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि उन्होंने पार्टी के लोगों को बेशरम कह दिया, बगैरत कह दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है टेलीविज़न के ऊपर कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, और वही इस टाइम पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया की मेन स्टोरी है। मेन स्टोरी मासूम लोगों का कत्लेआम नहीं है। मेन स्टोरी पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने ये जो कत्लेआम करवाया वो नहीं है। मेन स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ ने फ़लाँ को फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ बात कर दी। ये स्टोरी इस टाइम मीडिया ब्रेक कर रहा है। तो आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। हमारा जो मेन ध्यान रहना चाहिए वो जो कत्लेआम में मासूम लोग शहीद हुए हैं और अब उनकी लाशें भी चोरी कर ली गई हैं। मैंडेट तो चोरी किया था कौम का, लेकिन अब उनकी लाशें भी चोरी कर ली गई हैं और उनके वर्सा को लाशें नहीं दी जा रही। हमने जो आपके सामने खबर रखी थी पिछले व्लॉग में, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कोट अद्दू से जो एक मोहतरम हमारे साथी थे, उनकी लाश जो है वो नहीं दी जा रही। और वजह क्या थी उनकी लाश ना देने की? सरदार शफीक उनका नाम है, कि पहले कहा गया कि लाश है, उसके बाद घर वालों को इनकार कर दिया गया। हमने आपके सामने ये खबर रखी थी। अब हामिद मीर साहब ने भी और भी बहुत सारे सरकर्दा सहाफ़ियों ने यही खबर दी है कि उनके घर वाले जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, लाश लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें ना हॉस्पिटल लाश दे रहा है ना पुलिस दे रही है। और ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी, इंक्लूडिंग हामिद मीर साहब, इस चीज़ का ट्वीट किया और इस चीज़ की खबर दी है। तो एक तरफ ये हालात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झूठी खुद साख्ता अंदरूनी लड़ाइयाँ क्रिएट करके और उनके ऊपर ख़बरें करवाई जा रही हैं, और तवज्जो सारी की सारी जो है वो इन जो ये कत्ल हुए हैं इनकी तरफ से हटा के दूसरी तरफ लेके जाई जा रही है।
अगली खबर जो आपको देनी है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं इस वक्त, और कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं दोबारा से। अब इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो आज मुझे एक अमरीकी सहाफ़ी का फ़ोन आया और फिर मुझे एक पाकिस्तान से भी फ़ोन आया। दोनों ने एक जैसी बातें की। अमरीकी सहाफ़ी ने जो मुझे ख़बर दी उसने कहा कि एक महकमा है आपका, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड महकमे का, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, उसके अंदर डीजीज़ की एक डीजी की मीटिंग हो रही थी जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के बहुत सारे लोग बैठे थे, और उन्होंने उसमें ये पूछा डीजी साहब ने कि अगर इमरान खान साहब ना रहें तो मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा, क्या माहौल होगा। सामने बैठे लोग खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद एक शख्स ने पूछा कि ये, एक वहाँ पर हाजरीन में से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान ना रहें तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या माहौल होगा, मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा। फिर भी जब कोई नहीं बोला तो वो खुद से बोले। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बहुत बड़ा आदमी बताया जाएगा, उसे कौम का हीरो बताया जाएगा कि उसने कैसे कुर्बानी दे दी, और फिर 1 महीने के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये मुझे पाकिस्तान से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत ने तकरीबन इससे मिलती जुलती बात बताई। ये अमरीकी सहाफ़ी ने भी, एक ने मुझे, असल में उनके पास ऐसे ही खबर आई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं कोई अपने ज़राए से इसे कंफर्म कर सकता हूँ, और ये ख़बर अब हो सकता है अमरीकी किसी जरीदे में छपे, क्योंकि उनके पास ये ख़बर है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपके सामने जो मेरे से रब्ता हुआ, जितनी बात हुई वो आपके सामने रखी है। जो हालात हैं इसमें हम सारी उम्र तो ये समझते थे, और शायद बहुत सारी चीज़ें हम गलत समझते थे। हम भी कसूरवार हैं, मैं भी कसूरवार हूँ, आप भी होंगे, लेकिन मैं तो ज़रूर हूँ। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो इदारे हैं, वो अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये हम क्यों सोचते थे? हमसे बड़ा भी अहमक, स्टूपिड, और मैं ये कहूँगा कि बेवकूफ़ ना कोई कौम होगी ना लोग होंगे। उसकी वजह आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ ये। एक चीज़ जो हो चुकी है उसके बारे में भी हमने ऐसा तासर बनाया हुआ था कि ये नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए कि जब 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था, और उस पार्टी के अगेंस्ट किया था जो 2/3 मेजॉरिटी जीती हुई थी, जिसका हक था हुकूमत बनाने का, और जब वो हमने ऑपरेशन शुरू किया था तो क्या वहाँ पर युगांडा के लोग थे, गैम्बिया के लोग थे? उस वक्त तो वो बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ही था, और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी ही थे, और हमने कोई थोड़ी देर गोलियां चलाई थी। 25 मार्च को वो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, और वो ऑपरेशन जो है वो फिर 3 दिसंबर को जाके उसमें इंडिया कूदा था, और वो भी एक अलग बहस है, किसी दिन अलग बात करेंगे कि हिंदुस्तान कैसे उसमें घुसा था उस सारी बात के अंदर, वो भी मौका हमने ही दिया था। लेकिन भारत, मुख्तसर बात यह है कि ये तो हो चुका हुआ है, पाकिस्तानियों पर तो हमने ऑपरेशन भी किया, गोलियां भी चलाईं, कत्लो गारत भी हुई, तो फिर हम ये क्यों समझते थे? कभी आपने अपने आप से पूछा? मेरे पास तो जवाब नहीं है। मैं ये अहमकाना सोच क्यों रखी मैंने, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। शायद मेरे स्कूल का सिलेबस था, मेरी ट्रेनिंग थी, सब कुछ यही हमें बताया गया था, यही हम सोचते थे, इसी पे बिलीव करते थे, या शायद इसी पे बिलीव करना चाहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान में क्या ये सब कुछ नहीं होता रहा पहले? क्या केपी में ये सब कुछ नहीं होता रहा? क्या दूसरे इलाकों के अंदर ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें एक तो चले कोई इंसर्जेंट्स है, लेकिन उसके अलावा जो आम पब्लिक है वो गोलियों का निशाना नहीं बनती रही? क्या पहले मुजाहरों के ऊपर ऐसे, उन सूबों के अंदर ऐसे मामलात हमने नहीं देखे हमने, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी शनाख्त के बारे में आपको कोई बुरी बात भी पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक शख्स, उसकी XYZ कौम है, वो हिस्ट्री में पढ़े कि ये जो XYZ कौम है ये बड़ी ही बुज़दिल है, तो उसका दिल नहीं करेगा मानने का, वो कहेगा ऐसे ही हिस्टोरियन ने लिखी हुई, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, हम तो बड़े बहादुर लोग हैं। तो हमारा दिल नहीं था मानने का, लेकिन ये सब कुछ तो हमारे सामने जो है वो पहले से होता आया। तो ये कंटेनर जो लग रहे हैं, इसकी एक तो जो इमरान खान साहब से रिलेटेड मैं आपको पता है कि मैं कभी भी खामखा बेपर की खबरें आपके सामने नहीं रखता। ये भी खबर मेरे पास जो मैंने आपको बताई है ये सुनी सुनाई है, आप इसे गॉसिप कह लें, एक जर्नलिस्ट के सोर्स से खबर उसके तक पहुंची, उसने मुझ तक पहुंचाई, और पाकिस्तान से एक फॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अभी रिटायर्ड हैं, उस शख्सियत ने मुझे ये खबर दी। अब ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी सनसनी नहीं बेच रहा,
मैं सनसनी नहीं फैला रहा, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये चीज़ आई थी, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके सामने वक्त पर रखूं। मैंने आपके सामने रखी है। अब ये जो कंटेनर लग रहे हैं, ये भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई गवर्नर राज लगाया जाए, जिसके अमकानात मुझे कम लगते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि राणा सनाउल्लाह भी टेलीविज़न पर हामिद मीर साहब के शो पर कह रहे थे कि इसके जो कैबिनेट है वो पूरी तरह से अभी आमादा नहीं है। लेकिन इधर कैबिनेट तो फैसले नहीं करती है ना, फैसले तो जनरल आसिम मुनीर साहब करते हैं। मैं अक्सर निज़ामुद्दीन का टर्म यूज़ करता हूँ तो लोग नीचे कहते हैं कि आप सीधा नाम क्यों नहीं लेते। और भाई आप सबको समझ आ जाती मैं क्या कह रहा हूँ। आज मैंने ले दिया, इसको पास रख लें, इस क्लिप को। एक दफ़ा ले दूँ या 10 दफ़ा ले दूँ, बात तो एक ही है। मेरा ख्याल है कि जब मैं पूरे निज़ाम को लपेटे जाने की बात करता हूँ तो निज़ामुद्दीन एक ऐसी टर्म है कि जो उसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है। इसलिए मैं ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि उससे पता चलता है कि ये एक शख्स की बात नहीं हो रही, एक निज़ाम की बात हो रही है जो उस शख्स के इर्द गिर्द घूमता है और उसी शख्स का कंट्रोल है पूरे उस निज़ाम पर। इसलिए जब आप नाम लेते हैं तो इस हैयत का, इस जो आप ये कह लें कि जो इस वक्त पूरे का पूरा कंट्रोल और कब्ज़ा है, उसका एक्सप्रेशन दुरुस्त तरीके से नहीं होता। जितना कि आप जब निज़ामुद्दीन कहते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरा निज़ाम ही इस कब्ज़े में है। अच्छा जी, आगे आपके सामने अब मैं ख़बर रखता हूँ कि मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने कत्ल गारत की बहुत मुफस्सल किस्म की रिपोर्टिंग की है, और बहुत पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं कर सका, इजाज़त भी नहीं है, सेठों का मीडिया है। ज़्यादातर एंकर्स जो हैं बहुत ही फ़ैट सैलरीज लेते हैं और फिर उनका जाहिर है, मैं उनको इल्ज़ाम भी नहीं देता, कोई उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर वाले भी हैं, उन्होंने वहाँ बसना है, रहना है। वो सारे अब कोई एग्ज़ाइल में या हमारी तरह से मफरूर तो नहीं हो जाएंगे। और फिर जब आप मफरूर होते हैं इन सारी बातों के बाद, तो आप सोचें, आपके अपने लोग आपको कई दफ़ा बुज़दिली के ताने भी देते हैं। कोई कहता है अमेरिका बैठ के आप ये बातें करते हैं, यहाँ आके करो ना फिर पता चले। और भाई वहाँ आके क्या करनी है, वहाँ आके बात करने जोगा छोड़ेंगे आपको जो आपने बात करनी है। तो शायद ये भी, और यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है कि बात कम अज़ कम पहुँच रही है। तो ये लोग भी समझ आती है कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं कर सका, लेकिन गार्डियन ने, अल जज़ीरा ने, DW ने, उसके बाद अब BBC ने एक बहुत ही मुफस्सल रिपोर्ट BBC उर्दू ने शाया की है, और इस्लामाबाद के कत्ले आम के मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं उन्हें मंजर आम पर लाई है BBC। और जो चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं वो बहुत ही हैरान कुन अकाउंट उन्होंने सामने रखा। उन्होंने एक पूरा अकाउंट सामने रखा है। एक उन्होंने नाम जो कि असल नाम नहीं है, उन्होंने आइडेंटिटी छुपाने के लिए गालिबन समिया या अस्मा नाम दिया है उस खातून को जिसकी स्टोरी उन्होंने आपके सामने रखी है। उन्होंने कहा कि मेरे कानों से, वो खातून असल हैं, उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन नाम उन्होंने शनाख्त छुपाने के लिए और दिया है। वो खातून बताती हैं BBC को कि मेरे कानों से, ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, मेरे कानों से वो सारी चीखें ख़त्म नहीं हो रही, सिर्फ चीखें थी, बस चीखें और सिर्फ चीखें। लोग खून में लथपथ, गोलियों से भुने हुए इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, और अपनी जान बचाने के लिए हर बंदा भाग रहा था। ये रात 9 बजे के करीब का वाक़या है। समिया को अचानक फायरिंग की आवाज़ आई, हर तरफ चीखों पुकार हो रही थी। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी। फिर मुझे अपने शौहर नज़र आए, वो दोनों हाथ सड़क पर रखे, घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। हर तरफ फायरिंग हो रही थी, वो क़यामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शौहर का खून ही खून था। ये वो खातून बयान कर रही हैं, BBC रिपोर्ट कर रहा है। मेरे कानों से वो चीखें ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं अब कैसे आपसे खुलकर बात करूं? ये कहते हुए BBC बता रहा है कि समिया के हाथ कांप रहे थे जब वो ये कहानी बता रही थी, और उनके चेहरे पर जो मास्क था जो लगा था, उसके अंदर से आंसू जो हैं वो गिर रहे थे। BBC की टीम फिर इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक, हॉस्पिटल और पिम्स का रुख किया। BBC के जो सहाफ़ी थे जब वहाँ गए तो पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया की जानब से किसी भी फ़र्द की लाश लाए जाने की तरदीद कर दी गई। जो इंतज़ामिया, उन्होंने कहा जी यहाँ कोई लाश नहीं आई। फिर उन्होंने जब मज़ीद खंगाला और उनके हत्थे रिकॉर्ड लगा जो किसी डॉक्टर ने या किसी ने चुपके से दिया होगा, और जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक कम अज़ कम 3 ऐसे अफराद की लाशें वहाँ मौजूद थीं जो लाई गई थी। अस्पताल के अमले ने भी तस्दीक की कि एक लाश बुध तक पोली क्लिनिक के मुर्दा खाने में ही मौजूद थी, फिर गायब कर दी गई। बल्कि 2 लवाहकीन के हवाले वो लाशें कर दी गई थी। एक डॉक्टर ने कहा कि पुलिस हकाम ने इन्हें मैयतें बुरसा के हवाले करने से भी रोका है। उन्होंने ये भी कहा कि
जब इन्होंने बीबीसी ने वफाकी वज़ीर अता तारड़, जिनको हम डंटोनिक कहते हैं, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी होता। बीबीसी ने जब यही बात पोली क्लिनिक में पूछी डॉक्टरों से तो उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत ने, पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया है। पिम्स हस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। पिम्स पहुंचे तो हर तरफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम थे। वार्ड, इमरजेंसी रूम और हर जगह बाहर दरवाज़ों पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मौजूद थे। बीबीसी की मालूमात के मुताबिक वहाँ, जो उनको अंदर से लोगों ने बताई, वहाँ तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान की लाशें लाई गई थी। गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब अस्पतालों में मौजूद नहीं हैं। पोली क्लिनिक में कम से कम 3 डॉक्टरों ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान हस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। हमारे पास कम से कम 45 या 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। 45 और 55 इन्होंने लिखा, मतलब एक हॉस्पिटल में 45, दूसरे में 55। बीबीसी ने कम से कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थी। एक ने बताया कि मैं एक्सप्रेस वे पर था, अचानक फायरिंग शुरू हुई, मेरे सामने खड़े आदमी के सर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिरकर मर गया और मैंने उस शख्स को मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगीं। पिम्स इंतज़ामिया मरीज़ का तिब्बी रिकॉर्ड फ्राहम नहीं कर रही। हम अपने मरीज़ को बेहतर हस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, एक और मरीज़ ने कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पर मरीज़ आए थे बहुत सारे, जिनकी सर्जरीज हुई, डॉक्टर्स बताते हैं, एक डॉक्टर ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी सर्जरीज नहीं की जितने ऑपरेशन उस एक रात में किए। हालात इतने तशवीशनाक थे कि उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि एनेस्थीसिया दिया जा सके और एनेस्थीसिया देने के बगैर ही बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरी करनी पड़ी। ये डॉक्टर्स ने बीबीसी को बताया और एक ही बिस्तर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाने के बगैर ही कई दफ़ा एक ही बिस्तर पर 2-2 लोगों की सर्जरी वहीं पर करनी पड़ी क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ आ चुके थे और इतना खून लोगों का बह चुका था। और एक फीमेल डॉक्टर जो थी उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने देखा है वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। मैं शायद आने वाला बहुत सारा वक्त कभी सुकून से नहीं सो सकूंगी। इन अस्पतालों में ज़ेर इलाज ये ज़ख्मी मुलाकात के लिए आने वालों के साथ उस वक्त तक बात नहीं करते या बताते नहीं कि वो पीटीआई के कारकुनान हैं जब तक कि उन्हें ये श्योर ना हो जाए कि ये कोई हुकूमती एहलकार, रेंजर्स या वो लोग नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हस्पताल में डॉक्टर्स और हस्पताल के अमले ने यह भी बताया कि दर्जनों ऐसे ज़ख्मी थे जो मरहम पट्टी करवा कर फ़ौरन निकल गए या सर्जरी करवा कर वहाँ से मूव हो गए क्योंकि उन्हें फ़िक्र थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़ख्मी ये कह रहे थे कि उनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा बनने की सूरत में इन्हें हिरासत में लिए जाने का खौफ है। बीबीसी को दोनों अस्पतालों के तिब्बी अमले ने बताया कि इन पर इंतज़ामिया की जानब से दबाव डाला जा रहा है जिसकी वजह से वो मालूमात नहीं दे सकते। लेकिन ये अब श्योर हो गया आपके सामने कि वहाँ पर अब चलें अगर सैकड़े नहीं तो 100 के करीब तो कंफर्म बीबीसी अब तकरीबन रिपोर्ट कर रहा है, जो हमारे सामने समझ आ रही है कि वहाँ पर लोगों को लाया गया और किस तरीके से वहाँ सर्जरीज़ की गई और किस तरीके से सारा का सारा मामला जो था वो था। अब जो अगली बात है वो आपके सामने, जो अगली स्टोरी मैंने रखनी है वो स्टोरी आपके सामने ये रखनी है कि महमूद अचकज़ई ने शहबाज शरीफ को शर्म दिलाने की कोशिश की है और कहा है कि आप शर्म करें कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, और अगर आप शर्म नहीं करेंगे तो फिर करोड़ों लोग आपके ख़िलाफ़ कहीं ना निकल आएँ। आप अपनी गैर आइनी हुकूमत को छुपाने के लिए आप लोगों पर सीधी गोलियां चला रहे हैं और आपको इस पर शर्म आनी चाहिए। फिर आपके सामने मतीउल्लाह जान की स्टोरी भी हमने रखनी है, वो सुबह रखेंगे तफसील के साथ कि उनके ऊपर अब जाली शराब का पर्चा बना दिया गया है कि वो शराब पी के तो पुलिस को मारना शुरू कर दिया था उन्होंने, हद है। उनके बारे में भी खबर रखेंगे। फिर आरपीओ रावलपिंडी डीपीओ अटक, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं। और एक खबर जाने से पहले रख दें कि आज एक झूठी खबर चलती रही कि गौहर ख़ान और सलमान अकरम राजा को हटा दिया और उनकी जगह पर जो हमारे साबिक स्पीकर थे असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान, उनको चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल लगाया गया। ये झूठी खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ये खबर भी आज मीडिया पर चलती रही और मीडिया ने किसी किस्म की कोई
और ये ARY पे चली आजकल। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ख़बरें ARY पर ही पहले चलवाते हैं। तो मकसद वही है सारे का सारा कि सारी तवज्जो आपकी, मीडिया की, सबकी इस बात पर रखी जाए कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो नाअहल है, वो आई नहीं है, उसने ये किया, उसने, जो कि बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं और इसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए और हो सकती है, लेकिन ये वक्त नहीं है। क्योंकि इस वक्त उनका दिल ये है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनकी आपस की लड़ाई, कौन किसको चेयरमैन हटा दिया, किसको ये हटा दिया, ये लगा दिया, इसके ऊपर मीडिया रखा जाए। और जो कत्लेआम हुआ और जो मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव काम करना है और जो लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो रखनी है वो हटा दी जाए। क्योंकि हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन सोचता है कि पाकिस्तानी कौम की जो याददाश्त है वो बहुत कम है और चंद दिनों में वो अगली चीज़ पर मूव ऑन हो जाते हैं। खबरें और भी थीं, वक्त हो गया, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।